मूवी की शुरुआत एक मैजिक स्टेज परफॉर्मेंस से होती है, जहां आइजनहम नाम का एक मैजिशियन अपनी मैजिक ट्रिक ऑडियंस को दिखा रहा होता है। मैजिक ट्रिक में लोगों को स्टेज पर एक आत्मा जैसा धुआं प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण ऑडियंस काफी चौंक जाते हैं। लेकिन मैजिक पूरा होने से पहले ही चीफ इंस्पेक्टर ऊल आइजनहम को आकर गिरफ्तार कर लेते हैं, इस इल्जाम पर कि आइजनहम ने एम्पायर के खिलाफ साजिश रची और शांति भंग करने की कोशिश की। पर ऑडियंस उनके बातों पर यकीन नहीं करते और उनमें आक्रोश छा जाता है। पर ऑफिसर आइजनहम को गिरफ्तार करके ही मानते हैं। अब इंस्पेक्टर ऊल क्राउन प्रिंस लेपोल्ड को जाके मिलते हैं, जहां क्राउन प्रिंस ऊल से सवाल करता है कि वो ये कैसे करता है, जिसके जवाब में अब ऊल लेपोल्ड को आइजनहम की बचपन से लेकर अब तक की कहानी बताता है। हमें यह फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आइजनहम एक गरीब परिवार से पैदा हुआ था। एक दिन आइजनहम को रास्ते पर एक मैजिशियन मिला, जिसने उसे कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाए, पर फिर देखते ही देखते वो मैजिशियन गायब हो गया, जिससे आइजनहम बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद आइजनहम भी मैजिक ट्रिक सीखने और प्रैक्टिस करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात राज्य की राजकुमारी सोफी से हुई, जिसे भी उसका मैजिक ट्रिक्स बहुत पसंद आया और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। पर कहाँ सोफी एक राजकुमारी तो वही आइजनहम एक आम लड़का, इसलिए दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोका जाता था। लेकिन दोनों में सच्चा प्यार होने के कारण वो फिर भी एक दूसरे से चुप चुप के मिलते थे। फिर एक दिन आइजनहम सोफी को अपने हाथों से बनाया एक लॉकेट भेंट करता है, जिसे खोलने का सीक्रेट वो सोफी को बताता है। पर फिर एक दिन दोनों की चोरी पकड़ी गई, इसलिए राज्य के गार्ड्स ने आइजनहम को धमकी दी कि अगर वो सोफी के साथ फिर से दिखाई दिया तो वो उसे और उसकी फैमिली को काल कोठरी में डाल देगा। इससे आइजनहम अपने परिवार के लिए डर जाता है, इसलिए अपनी मैजिक का शौक पूरा करने के लिए देश विदेश मैजिक सीखने चला जाता है। अब आइजनहम पूरी दुनिया घूमने और मैजिक ट्रिक सीखने जाता है, जहाँ पर वो जगह जगह अपनी मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म भी करता है। इसके 15 साल बाद आइजनहम वापस वियतनाम आ जाता है, जहाँ पर वो अपना सीखा हुआ मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है। जिस एक परफॉर्मेंस में वो एक गमले से संतरे का बीज डालकर एक छोटा पेड़ उगाता है, जिसमें फल भी होते हैं, जो देख ऑडियंस गड़गड़ाहट में तालियों से आइजनहम की तारीफ करते हैं। वहीं यहाँ इंस्पेक्टर ऊल भी होता है, जो उसके शो का आनंद ले रहा होता है और आइजनहम के लिए तालियां भी बजाता है। अब सीन ऊल की तरफ लौट जाती है, जो आइजनहम का जादू का राज जानने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके थिएटर की छानबीन करने आया होता है, क्योंकि आज रात खुद क्राउन प्रिंस लियोपोल्ड उसका परफॉर्मेंस देखने आने वाले हैं। अब देखते ही देखते परफॉर्मेंस शुरू होता है, जिसमें आइजनहम कहता है कि उसे ऑडियंस में से कोई चाहिए जो मरने से नहीं डरता। पर ऑडियंस में से कोई खड़ा नहीं होता। पर तभी क्राउन प्रिंस खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं कि उनका होने वाला राजा एक बहादुर इंसान है। लेकिन वो सोफी की तरफ इशारा करता है, जिससे सोफी को स्टेज पर जाना पड़ता है। आइजनहम उसे पहचान जाता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त सोफी है, लेकिन सोफी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अब आइजनहम ट्रिक परफॉर्म करता है, जिसे देखकर सोफी को पता चल जाता है कि ये उसकी बचपन का ही दोस्त है। अब शो के बाद प्रिंस उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे एक और शो करने की बात करते हैं, जिस पर आइजनहम एकदम मान जाता है। पर प्रिंस के निकलने पर आइजनहम एक बात कहता है, जिससे सोफी को पता चल जाता है कि ये आइजनहम ही है। अब आइजनहम और सोफी चुपके से घोड़े गाड़ी में मिलते हैं, जहाँ पर वो कुछ बातें करते हैं और आइजनहम सोफी को बधाई देता है, क्योंकि वो वहाँ की प्रिंसेस बनने वाली है। लेकिन सोफिया बताती है कि वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है, वो बस ये फैमिली के दबाव में आकर कर रही है। अब सीन चेंज होता है और इंस्पेक्टर ऊल को दिखाया जाता है, जिसे उसका एक आदमी खबर करता है कि प्रिंसेस मैजिशियन से मिली थी। इसके बाद ऊल आइजनहम को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे इनडायरेक्टली सोफी से दूर रहने को कहता है। अब कुछ दिन बाद आइजनहम वही शो परफॉर्म करता है, जिसकी डिमांड प्रिंस ने करी थी। पर शो शुरू होने से पहले ही वो घमंडी प्रिंस ये भी कहता है कि मैं आइजनहम की ट्रिक्स को एक्सप्लेन करूंगा। अब आइजनहम प्रिंस के पिता की पेंटिंग्स कुछ सेकंड्स में ही बना देता है, पर इसे प्रिंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो प्रिंस उसे एक चैलेंज देता है कि बिना किसी इक्विपमेंट के मैजिक करके दिखाए तो मानो। इस बात पर आइजनहम प्रिंस की तलवार उससे मांगकर तलवार को उसकी नोक से जमीन पर उल्टा खड़ा कर देता है और कहता है कि जो इसका असली हकदार होगा तो वो ही इसे उठा पाएगा। ऑडियंस में कुछ लोग आकर कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। अब खुद प्रिंस आकर तलवार उठाने लगता है, लेकिन उससे भी वो तलवार नहीं उठ पाती, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद आइजनहम मैग्नेट को लूज कर देता है, जिससे कि प्रिंस तलवार को उठा लेता है। इससे प्रिंस की ऑडियंस में काफी बेइज्जती हो जाती है, जिस गुस्से में वो उल को कह जाता है कि इसके शो को बंद करवा दो। अब रात के समय में सोफी चिपके से आइजनहम से फिर से मिलती
होती है जहाँ पर दोनों भी किस शेयर करते हैं और अपनी बचपन की कुछ यादें भी ताजा करते हैं। इसके बाद सोफी आइजनहम को बताती है कि अगले हफ्ते प्रिंस उन दोनों की एंगेजमेंट को अनाउंस कर देगा, जिससे सोफी काफी उदास होती है। जिस पर आइजनहम उसे कहता है कि मेरे साथ भाग चलो, लेकिन सोफी उसे बताती है कि अगर वो भाग भी जाए तो भी प्रिंस उन्हें ढूंढ निकालेगा और उनकी जान ले लेगा। प्रिंस ने अपने पिता को भी मारने की प्लानिंग की होती है, जिस प्लान का सोफी भी एक हिस्सा है। अब सीन चेंज होता है और अगले दिन ये दिखाया जाता है कि आइजनहम कुछ चीजें और पैसे सोफिया को एक ब्रीफकेस में दे देता है, जिसे उल का आदमी देख लेता है और उल को खबर कर देता है। अब उल प्रिंस के पास जाकर उससे सब बता देता है और ये भी कहता है कि शायद वो यहाँ से भागने वाला है, जिस पर प्रिंस उसे आदेश देता है कि पता लगाओ कि क्या चल रहा है। अब रात को सोफी और प्रिंस मिलते हैं, जहाँ पर प्रिंस उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे और मैजिशियन के रिलेशन के बारे में, जिस पर सोफी कहती कि हम बचपन के दोस्त हैं। सोफी उसे ये भी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, जिस पर प्रिंस गुस्से में उसे चाटा मार देता है। अब सोफी वहाँ से भागकर अपने घोड़े के पास आ जाती है, लेकिन प्रिंस वहाँ पर नशे की हालत में उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है। प्रिंस अब गुस्से की आग में सोफी पर तलवार चलाकर उसे मार देता है, जिसे उसके सारे नौकर देख लेते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन आइजनहम और उसके लोग सोफी को एक नदी के किनारे ढूंढ लेते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि वो अब मर चुकी है और ये देखकर आइजनहम काफी उदास हो जाता है। अब सोफी की बॉडी को इंस्पेक्ट करने उल आ जाता है, जिस पर सोफी की फैमिली का डॉक्टर उल पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उल और उसके आदमी सोफी के शव से छेड़खानी कर रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर उल को बताता है कि सोफी के पास एक जेमस्टोन मिला है, जो देखने पर उल को लगता है कि ये क्राउन प्रिंस का ही है, लेकिन वो फिर भी प्रिंस को दोषी मानने से इनकार कर देता है। आइजनहम भी उल को यही कहता है कि प्रिंस ने ही उसे मारा है। अब दिखाया जाता है कि उल एक निर्दोष इंसान को सोफी के मर्डर का जिम्मेदार ठहराता है, ये जानते हुए भी कि आइजनहम इसे कबूल नहीं कर पाएगा। अब कुछ समय बाद ये दिखाया जाता है कि आइजनहम अपने ही मैनेजर को फायर करके और अपने दुख को बुला के एक नया थिएटर खरीद लेता है, जहाँ पर वो शो तो करता है लेकिन पुराने जैसा नहीं, थोड़ा काला जादू करता है। ये वही जादू है जिसमें ये आत्माओं को बुलाता है। अब शो शुरू होता है और आत्माओं को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जहाँ ऑडियंस उन आत्मा से कुछ सवाल भी करते हैं, जिस जादू से आइजनहम काफी प्रसिद्ध हो जाता है और वहाँ के लोग उसे काफी पसंद भी करने लगते हैं। अब उल ये सब देखकर प्रिंस को बता देता है, जिस पर प्रिंस उल को आदेश देता है कि उसे गिरफ्तार करो, किसी तरह ये साबित करके कि जो भी वो ट्रिक्स दिखाता है वो झूठा है। इसके बाद एक आदमी उल को दिखाता है कि किस तरह ये ट्रिक की जा सकती है, जिस पर वो आदमी एक प्रोजेक्टर चलाता है, लेकिन इस प्रोजेक्टर से आई इमेज बहुत धुंधली होती है, जिससे एक बात साफ हो जाती है कि आइजनहम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। उल अपना एक आदमी भी उसके थिएटर में भेजता है, लेकिन उसके आदमी को वहाँ से फेंक दिया जाता है। अब आइजनहम इस मैजिक ट्रिक को पहले से और भी अच्छा करता है कि थिएटर के बाद लोगों को शो देखने के लिए भीड़ मचने लगती है, जिसे देखकर उल थिएटर में जाता है। उल भी ये देखकर चौंक जाता है कि वो आत्मा इतनी रियल कैसे लग सकती है, और यही नहीं, वो आत्मा उस थिएटर में घूम रही होती है बजाय सिर्फ स्टेज पर खड़े रहने के। जिसके बाद उल आइजनहम को गिरफ्तार कर लेता है। अब उल आइजनहम से सवाल करता है कि बताओ तुम ये कैसे करते हो, लेकिन इससे पहले कि आइजनहम कुछ बोले, पुलिस स्टेशन के बाहर आइजनहम के फॉलोअर्स खड़े होते हैं, जो उसे वहाँ से छुड़ाने आए होते हैं। अब उल आइजनहम को कहता है कि तुम्हारी सजा लंबी हो जाएगी अगर किसी ने भी बिल्डिंग को अटैक किया, जिसके चलते आइजनहम अपने फॉलोअर्स को कहता है कि जो भी वो करता है वो सिर्फ इल्यूजन है, रियल नहीं, ना ही वो किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है। अब इसके कारण ओल उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, तो वो उसे वहाँ से जाने देता है। अब ओल आइजनहम को अरेस्ट करने में नाकाम हो जाता है, तो प्रिंस खुद अपना भेष बदल के उसके शो में आता है। अब हमेशा की तरह आइजनहम अपना ट्रिक शुरू करता है, लेकिन अब और भी अजीब होता है। इस बार वो सोफी की आत्मा को बुलाता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग और भी चौंक जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि बताओ तुम्हें किसने मारा है। जिस पर सोफी जवाब देती है कि मुझे जिसने मारा वो हमारे बीच ही मौजूद है। ये सुनकर प्रिंस काफी डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब उल आइजनहम को फिर से अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये फिर से नहीं करोगे। जिस पर आइजनहम कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम अगला शो और भी एंजॉय करोगे। एक तरह से उल आइजनहम को कह रहा होता है कि अगर तुमने फिर से सोफी की आत्मा को बुलाया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। अब अगली रात आइजनहम अपने मैनेजर को बुलाकर अपने सारे फाइनेंस और प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है। इसके कुछ देर बाद शो शुरू होता है और उल अपने आदमियों के साथ तैयार होता है कि अगर आइजनहम
ने फिर से सोफी को बुलाया तो वो उसे अरेस्ट कर लेगा। अब शो शुरू होता है जिसमें आइजेनहम फिर से सोफी की स्पिरिट को बुलाता है, लेकिन इस बार पब्लिक में बात करने के बजाय आइजेनहम और सोफी आपस में ही बात करते हैं, जिस पर सोफी कहती है कि मेरे गले में वो लॉकेट था जब मैं मरी थी, लेकिन अभी नहीं है। जिसे देखकर रूल भड़क जाता है और आइजेनहम को अरेस्ट करने की अनाउंसमेंट करता है। फिर जब राउल आइजेनहम को अरेस्ट करने जाता है तब ये दिखाया जाता है कि वो खुद एक आत्मा बन गया है और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब वो आइजेनहम के घर भी आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, पर उसे एक ग्रीन जेमस्टोन मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रिंस की तलवार पर होता है, और ये उसे वहाँ पर मिलता है जहाँ सोफी का हत्या हुआ था। इसके बाद वो भी समझ जाता है कि सोफी का हत्या प्रिंस ने ही किया, लेकिन वो इस बार सच्चाई का साथ देने के बारे में सोचता है। इसी के चलते वो प्रिंस की पिता जो कि वहाँ के राजा है उन्हें एक लेटर लिखता है जिसमें वो उन्हें इस हत्या के बारे में बताता है। इतना ही नहीं, वो उन्हें ये भी बताता है कि कैसे प्रिंस उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। अब मूवी वहाँ पर लौट जाती है जहाँ से ये मूवी शुरू हुई थी। अब ऑल प्रिंस को कहता है कि तुम एक झूठे इंसान हो, जिस पर दोनों की बहस हो जाती है और प्रिंस ऑल को गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि किंग ने भेजे हुए होते हैं। पुलिस को देखकर प्रिंस एकदम घबरा जाता है और अंत में वो खुद को ही गोली मार लेता है। अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि वुल किंग के पैलेस से बाहर आ रहा होता है, जहाँ पर उसे इंस्पेक्टर की जॉब से हटा दिया जाता है। बाहर आकर उसे एक लड़का बुलाता है और उसे एक एनवेलप देता है जिसमें उस ऑरेंज ट्री की ट्रिक को एक्सप्लेन किया गया होता है। जिसके बाद ऑल उस लड़के से सवाल करता है कि ये तुम्हें किसने दिया, जिसके जवाब में वो कहता है कि आइजेनहम ने। जिसके बाद वो लड़का भाग निकलता है। फिर तभी ऑल अपनी पॉकेट चेक करता है और देखता है कि सोफी का लॉकेट गायब है, और तभी उसकी नजर एक अनजान व्यक्ति पर पड़ती है जो कि खुद आइजेनहम होता है, जिसने अपना भेष बदला हुआ होता है। अब ऑल उसका पीछा करते करते ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर तब तक आइजेनहम वहां से निकल चुका होता है। लेकिन तभी ऑल को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आइजेनहम और सोफी एक साथ रहना चाहते थे, जो कि प्रिंस के होते हुए संभव नहीं था। जिस रात प्रिंस ने सोफी पर हमला किया था, उस रात सोफी ने प्रिंस की ड्रिंक में एक लिक्विड मिलाया था जिससे कि उसे कुछ याद ना रहे। ये भी दिखाया जाता है कि आइजेनहम ने सोफी को कुछ लिक्विड दिया था जिससे उसकी सांसें कुछ समय के लिए रुक गई थी, और फिर से वो लिक्विड देने पर वो जिंदा भी हो गई। इस प्लान में सोफिया का फैमिली डॉक्टर भी आइजेनहम के साथ मिला हुआ था, क्योंकि मौत के बाद सोफी के शरीर का क्या हुआ इसका ऑल को कोई अंदाजा नहीं। अब समझ में आता है कि सोफी की मौत को लेकर प्रिंस ने उस पर तलवार चलाई, ये सब प्लान का पार्ट था, जो ऐसा कुछ असल में हुआ ही नहीं था। अब ये सब समझ आने पर इंस्पेक्टर वुल खुद पर ही जोर जोर से हंसने लगता है कि कैसे आइजेनहम ने सबको चकमा दिया और वो प्लान में सफल हुआ। अब दूर कहीं पहाड़ों में दिखाया जाता है कि सोफी आइजेनहम का इंतजार कर रही होती है और आइजेनहम आकर उसे वो लॉकेट वापस दे देता है, बिल्कुल बचपन की तरह। और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।